डिफिकल्ट क्वेश्चन कहा नहीं होगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स जरूर दिए होंगे इसके। किसी ने ओपनली नहीं कहा होगा, सीबीएसई ने एडमिट नहीं किया होगा, बट दिस क्वेश्चन एक्चुअली रिक्वायर्ड अटेंशन। अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई अगर हुआ था तो हाँ, इस क्वेश्चन के लिए तो चिल्लाना बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि 10 12 24 13 ऑब्वियस 38 विल ऑब्वियसली फॉर्म एन एपी। टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स के लिए आपने सम ऑफ 11 टर्म्स करना है, जिसमें आप लिखोगे 11/2, 2 × 10 प्लस 10 × 14, यही करोगे। समझ में आ गया? तो ये आ गया हमारे पास 11/2, 20 प्लस 140, यही आ रहा है। तो 880 स्टेयर्स है। आंसर तभी आ रहा था 880 स्टेयर्स का। देखो, ये आंसर हमने लिखा था ना 880 स्टेयर्स, तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, बट द थर्ड पार्ट, अब ये देखो टू एंड फ्रो मूवमेंट में भी ना सम की बात कर रहा है, देखो होगा क्या। राइट, अब फर्क पता क्या हो रहा है इस पे और पोटैटो वाले क्वेश्चन में? वो स्ट्रेट लाइन थी, इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स थे। पोटैटोज आर प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेयर्स ना इंक्रीजिंग एपी बन रही है। ठीक है, तभी हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। अगर मुझे स्ट्रीमलाइन करना होगा फॉर्मूला में तो वो अलग तरह से एक फॉर्मूला बनता है, वो आपने नहीं सीखना, बिकॉज क्लास 11th में भी नहीं सिखाते हैं वो। तो सीबीएसई ने 11th के सिलेबस से भी हटा दिया, एक्सेप्ट इफ यू आर अपियरिंग फॉर जेई मेंस, तो हाँ ऑब्वियसली वहां पे जरूर करवाएंगे आपको। ठीक है, बैक इन माई, जब मैं एज स्टूडेंट 11th कर रही थी तो हमारे टाइम पे ना जेई मेन मतलब इंजीनियरिंग और सिंपल मैथ्स में, कॉमर्स मैथ्स में, कमर्शियल मैथ्स में इतना ही फर्क था कि सिर्फ हमें कंपटीशन लेवल क्वेश्चंस नहीं करवाते थे, या फिर सिर्फ एक सप्लीमेंट का फर्क होता था कि यहाँ पर वी कॉमर्स एज कॉमर्स स्टूडेंट्स थोड़ा स्टैट्स एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, उनको थोड़ा सा अलग से इंजीनियरिंग बेस्ड टॉपिक्स जो है, फिजिक्स बेस्ड टॉपिक्स है, वो करवा देते थे। बस इतना ही फर्क था। रेस्ट एवरीथिंग, एवरी सिलेबस बस बिल्कुल सेम था, एक्स्ट्रा ही पढ़ाते थे हम। तो वहां पर जरूर ये चीज की थी। अब देखो हो क्या रहा है कि पहले वो बंदा जो जा रहा है ना सप्लाई करने वाटर, उसने पहले 10 स्टेयर्स चली और 10 स्टेयर्स वापस आया, तो 20 स्टेयर्स हो गई। अब दूसरी बार चढ़ने के लिए 10 स्टेयर्स प्लस 24 स्टेयर्स, और इतना ही वापस। वो गलत है, वो देखो ना, उसमें इक्वल नंबर ऑफ पोटेटोज के हिसाब से चल रही थी कि आंसर नहीं गलत होगा वो। हाँ, नहीं नहीं गलत है, 6 आएगा, 6 आएगा। कुछ ऐसा ही था, उसने 6 कहा था ना, 6th फ्लोर तक कहा था। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा। मतलब आपने सिग्मा एस एन लगाना था, सिग्मा एस एन का। हाँ, तभी कह रही हूँ ना अलग था, तभी कह रही हूँ उसको समझ लो। आपने फर्स्ट फ्लोर अप एंड डाउन किया तो 10 + 10, सेकेंड फ्लोर अप एंड डाउन किया तो पहले 10 चले हो गए, फिर 24, फिर 24 और 10 वापस। बात समझ में आ गई ना? फर्स्ट फ्लोर पे 10 स्टेयर्स अप, 10 स्टेयर्स डाउन, फर्स्ट फ्लोर चले गए। अब जब नीचे आए, पानी का कैन फिर से उठाया, कैंपर जो होता है ना। अब 10 गए, उसके बाद 11 और गए, फिर वापस आए 11 and 10, सॉरी 24 and 10, 24 है ना? हाँ, कुछ इस तरह से ले लो। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां पर है 10 स्टेप्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट फ्लोर है। सेकंड फ्लोर यहां तक है और इसमें है 24 स्टेप्स। थर्ड फ्लोर पे कुछ यहां तक है, थर्ड फ्लोर, और इसमें है 38 स्टेप्स। इतना ही हमें दिया हुआ है। तो जब हमने ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पर पानी सप्लाई किया होगा तो 10 ऊपर गए, 10 नीचे आए। वो बंदा ऊपर गया पानी का टैंक, वो पूरा कैंपर लेकर, उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, 10 + 10 20 स्टेयर्स उसने अप डाउन किया। फिर जब वो सेकंड स्टेयर्स तक जाएगा, सेकंड फ्लोर तक जाएगा, तो ये 10 हमने गायब ही कर दी थी। हमने कहा 24 ही चढ़नी है, वो पहली वाली 10 कहाँ गई? बात समझ में आई? ये 10 प्लस ये 24, और उतना ही वापस। बात समझ में आ गई? तो पहले अगर उसने फर्स्ट फ्लोर पे अप एंड डाउन सप्लाई किया, 20 आया। सेकंड फ्लोर पे इट विल बी 76 स्टेयर्स अप एंड डाउन। फिर से देखो, हाँ जी, इसको देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर ले। जो सोच रहे हैं वो दिमाग से हटा दो। दिस इज फ्रॉम लास्ट ईयर बेसिक, कि तुम अगर ये सोचते हो ना बेसिक पेपर लेकर बच जाएंगे, तो ये लास्ट ईयर का तुम्हारे रीजन का ही बेसिक पेपर है, बच्चे इसी में उड़े हैं।
सच में मेरे पास आए थे। आई विल शो यू स्टैंडर्ड वाला पेपर, वो इतना इजी था कि सच में यू विल फील कि स्वैप हुआ है। और अगर मैं खुद सोच रही हूँ कि अगर स्वैप हुआ होता और ये स्टैंडर्ड में आता तब क्या हाल होता, वो बच्चे भी ऐसे ही चिल्ला रहे होते। इट वॉज नॉट एन इजी क्वेश्चन। फर्स्ट टू पार्ट प्रिटी सिंपल, लेकिन 2 नंबर तो गवाते ही गवाते। समझ में आ गई बात ये। तो फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए 10 + 10 डाउन, सेकेंड फ्लोर में 10 स्टेयर्स, फिर 24 स्टेयर्स, 34 अप गए, 34 डाउन। फिर थर्ड फ्लोर जाने के लिए, थर्ड फ्लोर पे जब पानी सप्लाई करना है तो 10 + 24 + 38, और इतना ही वापस। अब नंबर्स को चेक करोगे ना, 20, 76, उसके बाद क्या आएगा, ऐड करो, 34 + 38। 72। 72 × 2 कितना हो गया, 144। अब क्या ये एपी बनती है, नहीं बनती। तो फर्स्ट फ्लोर पे इतनी स्टेयर्स चढ़े अप एंड डाउन, सेकंड फ्लोर पे ये चढ़े अप एंड डाउन, थर्ड फ्लोर पे इतना चढ़े अप एंड डाउन, ऐसे ही फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर निकालना है। उन सबको कैलकुलेट करके ही ऐड करना है टू गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स। बात समझ में आया, क्योंकि ये एपी नहीं बनती है। दिस इज एक्चुअली अ हायर लेवल कॉन्सेप्ट, क्लास 11th में इस चीज को पढ़ते हैं कि जब डिफरेंस, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, सिंपल आओ, कितना डिफरेंस है, 56 का है। यहाँ डिफरेंस करोगे कितना है, 68। क्या सेम डिफरेंस है? इसको बोलते हैं सेकंड लेवल डिफरेंस सेम। तो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। ठीक है। सेकंड लेवल डिफरेंस सेम होता है, अलग होता है। थर्ड लेवल डिफरेंस सेम होता है, अलग होता है। आपके वाले बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कैम्ब्रिज बोर्ड में है, वहां पर भी स्टडी। अगर कोई और बोर्ड होगा उसमें है, या 11th में करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं, लेकिन अभी ये नहीं है। तो आपको एक्चुअली फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऐड ही करने हैं। बात समझ में आ गई। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 12 का है। समझ में आ गई बात। या तो एक्चुअली कैलकुलेट कर लो। इसके बाद 38 के बाद +14 करके फोर्थ वाली स्टेयर्स में ऐड कर लो। बात समझ में आ गया। या यहाँ पे पैटर्न समझो कि ये 12 है, तो यहां पर जो डिफरेंस होगा इट विल बी 12। ठीक है। तो 68 + 12 मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 68 + 12, 80 है ना। तो यहाँ पे 80 होगा, तो 144 में 80 ऐड करना। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, तो यहाँ पे सेकंड लेवल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो फर्स्ट लेवल का डिफरेंस यहाँ 80 होगा, तो यहाँ पे 144 + 80 करोगे, आपके पास फोर्थ वाला आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बहुत लंबा इसका मेथड होता है, इतना मत जाओ अभी। इसको फिजिकली ही ऐड करना। क्या, नीचे वाले 6 फ्लोर ही है, 80 स्टेयर्स होगा ना नीचे वाले का। हाँ, देखो ना, पहले वाली तुमने फ्लोर पे अप एंड डाउन किया 20 स्टेयर्स, सेकंड वाली फ्लोर में अप एंड डाउन किया 76 स्टेयर्स, थर्ड वाले फ्लोर पे अप एंड डाउन किया 144 स्टेयर्स। ठीक है। इन दोनों टर्म्स को माइनस करो, कितना आता है, 56। इन दोनों टर्म्स को माइनस करो, कितना आता है, 68। ठीक है। अब मान लो मैंने फोर्थ स्टेयर्स का भी ले लिया, फोर्थ में तुम 10 ऊपर जाओगे, फिर 24 ऊपर जाओगे, फिर 38। 38 + 14 कर 52। इतना ऊपर गए, इतना ही वापस आए। ठीक है ना। फोर्थ फ्लोर ऐड करो इसको भाई, करो ऐड जल्दी से। 34, 38, यहां तक 72 हो चुका है। 72 में 52 ऐड करो, कितना हो गया, 144 × 2 कितना आ गया, 288 स्टेयर्स तुमने अप एंड डाउन किया है। हम्म। ऊपर जो आपने बनाया ये ऊपर, इसके ऊपर जो आप बता रहे थे 12 का डबल डिफरेंस है, तो फिर कैसे आएगा, तो मैंने ऐड नहीं सही किया फिर। 134 है ना ये, वन वन 124 है। मैं कह रही हूँ ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। आ जाओ, 124 × 2 करो, कितना हो गया, बिल्कुल सही है, हो गया ना, वेरी गुड। देखती हूँ, रुक जा, आ जा, यहाँ पे गड़बड़ हुई होगी कुछ, फिर आ जाओ। लेट्स सी, ये 68 ही है, फिर 12 है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुको। पहले 10 स्टेयर्स थी, फिर 24, फिर 38। ठीक है ना। 38 में 14 ऐड किया तो 52 बनकर आता है। ठीक है, राइट। अब इसे ऐड कर लो।
34 38 ऐड कर ले बेटा, हंसने की जगह ऐड कर लो, इतना तो हम कर सकते हैं प्लस माइनस, की नहीं करना? फिर वो भी इधर उधर देख के हंस लेंगे हम। 34 38 इज 72, ये 52 ही होगा। सेकंड फ्लोर के लिए 68। नहीं नहीं, ये छोड़ दो ना, मैं आपको नए तरीके से इसको समझा रही हूँ। इस फिलहाल को छोड़ दो, ये मैं आपको जस्टिफाई ही करूंगी इस चीज को। फिलहाल आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट फॉर द फोर्थ वन, ठीक है? फिर देख लेंगे, शायद ये भी गलत हो सकता है सिस्टम कुछ, बिकॉज आई एम नॉट फोकसिंग, अभी मेरा फोकस कैलकुलेशंस पे नहीं है, आपको समझाने में था, तो इसको मैं ओवरलुक कर रही थी, जो तुम आंसर बोल रहे हो मैं उसको लिख रही हूँ। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो अगर मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ नंबर्स बेस पर, तो पहला हमारा 10 था, फिर 24, फिर 38 ही था ना बच्चों, और फिर अगर 38 प्लस 14 करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन मेरे सामने आ दो। हाँ, 38 प्लस 52 प्लस 14, तो 52 आ गया ना बच्चों। तो अगर मैंने अब इसको ऐड किया, 34 38 कितना आ गया ये, 272, 72 में 52 ऐड किया तो कितना बन गया, 124, 124 इज 248, चलो ये 248 स्टेप्स आ गई। ठीक है, अब बच्चों इसमें डिफरेंस निकालो दोनों में। मैं तभी कहा है ना, तुम इन चीजों में चलो जाओगे ना, कि फोर्थ निकालना है, फिफ्थ निकालना है, थर्ड लेवल डिफरेंस सेम होगा। 104, कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ होगी फिर। ठीक है ना, आएगा तो सेकंड लेवल डिफरेंस ही सेम, ये फर्स्ट लेवल डिफरेंस है, इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आता है, फिर थर्ड लेवल डिफरेंस सेम आ रहा है। अच्छा, चलिए 14, एंड देन कितना आया ये, 12, सॉरी, इतना भी गड़बड़ नहीं था, बिकॉज अगर 24 थर्ड लेवल डिफरेंस सेम आ रहा है, चलो कुछ नहीं कर सकते। चलो एनी हाउ, इसको कैलकुलेशन ही करोगे, फिफ्थ पे निकाल लो, 380 है, और सिक्स फ्लोर पे निकाल, चलो 540, इन सबको ऐड करना। ये 6 नंबर्स को ऐड करके आंसर निकाल, नो 14, शायद आंसर है, शायद आई अगेन क्रॉस चेक। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ना, पहले मैंने प्रॉपर ये क्वेश्चन ही सॉल्व किया था, कहाँ क्या था कहाँ क्या होगा इसमें। 248 380 540, 1400 होगा आंसर बेटा। पता क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रही हूँ, दिस इज 76, दिस इज बेसिकली 68, ये 68 है, ये 76 नहीं है सेकंड फ्लोर, तो मैंने कहा ना कहीं है, सेकंड तो हम देख ही नहीं रहे, ये 68 है आंसर, कैसे, ये 68 है। ठीक है, हाँ अब हो जाए, सेकंड फ्लोर अप एंड डाउन किया, पहले 10 गया, 10 प्लस 24, हाँ 34 68 हुआ बेटा, माई मिस्टेक, मैं कह रही हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, और कुछ नहीं, अब जस्टिफाई हो जाएगा। अब सेकंड लेवल डिफरेंस बिल्कुल सेम आएगा, बिकॉज दिस इज 48, ये बच्चों कितना है, आपने ये निकाला 6 और 56 आ गया, है ना, 76 आ गया। ठीक है, और 76 में दिस इज 28, और फिर डिफरेंस 4 का थर्ड लेवल डिफरेंस है। इसका आंसर 1400 स्टेप्स है। ठीक है ना, वही 6 स्टेप्स बढ़ गए थे, आंसर इज 1400 स्टेप्स टोटल सिक्स फ्लोर में। और अगर आपने ये कैलकुलेशन की है तो थर्ड पार्ट करना आसान था। ठीक है ना, थर्ड पार्ट में आंसर क्या था देखिए, टोटल ऑफ 380 स्टेयर्स। ठीक है ना, तो वो हमारा इस लेवल तक आता है, मतलब मोर देन 3 में ही सम आएगा ना। इफ अ पर्सन क्लाइंब्ड अप एंड डाउन अ टोटल ऑफ 380 स्टेयर्स, till which floor did he supply, so he supplied water till fifth floor। वो बाई चांस आ गया होगा, पर मैं सच में कहती हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक का भी सम निकालना है तुम्हें, अगर तुमने सम निकाला है ना, उसका भी सम का भी सम निकालना है, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा।
उसका डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखना सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स है n/2, 2 × 10 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस इज 14, विच इज n/2। तो मैंने इसको कैंसिल कर देती हूँ, ये 7 आ गया। 10 + 7n - 7, ठीक है। तो विच इज 3n + 7n²। तुम्हें इसका भी सम करना है। इसी को कह रही हूँ समेशन वाली सीरीज है, ठीक है। इसको भी सम करना है, डायरेक्टली सीरीज नहीं बन रही थी। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब इसको भी करोगे तो क्यूबिक में आएगा सम ऑफ एन टर्म्स, तो तभी थर्ड लेवल डिफरेंसिंग हुआ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हमें करना है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इन बिटवीन जो एक दो क्वेश्चंस हैं, इजी वाले क्वेश्चंस भी होंगे, मैं इन बिटवीन क्लास कर दूंगी। अभी थोड़ा सा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बीच में ना एक दिन लगाकर आई विल कंप्लीट दोज क्वेश्चंस जो केस स्टडी के हैं। ये सबसे डिफिकल्ट था जो मुझे लग रहा था मैं क्लास में करवाऊंगी। बाकी सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं, जो भी अभी तक हमारे पेपर्स में आए हैं या जो भी हमारे उसमें आ रहे हैं टेस्ट में। तो अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हर बार पढ़ा है, हर साल तुम पढ़ते आ रहे हो कि हमने पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, है ना। पूरे प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिख लो सब ये चीजें। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। तो जो थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा है वो क्वेश्चन इस पेपर में आएगा ही आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, ये 1 मार्क का क्वेश्चन। हाँ जी, लिखो। चैप्टर 7 बाद में खोल लेना, पहले लिख इसको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव। सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। फ्राइडे को टेस्ट है एपी का, और पीछे अगर कोई क्वेश्चन मुझे एमसीक्यू दिखेगा उसका। एपी का टेस्ट है ऑन फ्राइडे। समझ में आ गई बात। सो वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स जिसमें हमने पूरे प्लेन को डिवाइड किया है। एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस, उसको बोलते हैं एक्स डैश ओ एक्स। वाई एक्सेस वर्टिकल एक्सेस, वाई ओ वाई डैश। बात समझ में आ गई। इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। पूरे प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो कहीं कुछ दिख जाएगा ना, फाइंड द सॉल्यूशन इन कार्टेशियन प्लेन, इस पूरे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, नाम दिया हुआ है इसको एक। समझ में आ गई बात है। एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो किस फॉर्म में होगा। एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लिखो। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा 0, लिखो। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x कॉमा 0। पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0 कॉमा y। अगर आपको कह दिया ना पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो आंखें बंद करके y को इक्वल टू 0 करके इक्वेशन फॉर्म की जाती है। और अगर कहा जाए पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सिस है, तो मतलब x 0 करके इक्वेशन फॉर्म होगी, कहीं ना कुछ सॉल्यूशन उसका x 0 करके ही आएगा। बात समझ में आ गई। फिर हमारे पास नेक्स्ट, इसमें 1 मार्कर के लिए भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगा, y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगी अब, x इक्वल टू 0। ये बहुत बेसिक है कोऑर्डिनेट का, क्लास 9th में किया है। 1 मार्कर्स में आपके पूरे पेपर में, बोर्ड्स में, फाइनल पेपर में ये कहीं ना कहीं आ सकता है। समझ में आ गया इतना सबको। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की इक्वेशन ऑर्डर्ड पेयर होता है। पहले हमेशा किसको लिखते हैं, एक्स को पहले लिखते हैं और फिर वाई। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, लिखो।
ये सारी नाइन्थ है जो दोबारा करवा रही हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है कि कोई भी पॉइंट यहां पर आता है ना, हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस में आता है, कार्टेशियन प्लेन में आता है, तो पहले उसका डिस्टेंस लिखते हैं एक्स से और फिर लिखते हैं वाई से। समझ में आ गई बात है? इतना क्लियर कर दूं, सबने लिख लिया है? थोड़ा सा नेक्स्ट, बिकॉज इस पे आई विल नॉट फिट इन फर्दर इंफॉर्मेशन, दोबारा से शुरू करती हूँ। ठीक है, सबने लिख लिया यहाँ तक? एब्सिसा, ऑर्डिनेट, एवरीथिंग क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ना बेटा, वो ये है, लिखो कि अगर मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया इस प्लेन पर, ठीक है ना, मान लो द पॉइंट इज 3,2, द पॉइंट इज 3,2, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, एरोज लगानी है, ओरिजिन लिखना है। बात समझ में आ गई? अब मुझे बता सकते हो कि 3,2 में एक्स का डिस्टेंस कितना है? एक्स का डिस्टेंस कितना है? 3 होगा। और वाई का डिस्टेंस कितना है? 2, है ना? अगर हम उसके ऊपर चल रहे हैं, एक्स के ऊपर चल रहे हैं, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? ये सिंपल सी बात है कि एक्स पे कितना चले 3, वाई पे कितना चले 2, प्लस माइनस अकॉर्डिंगली विल फाइंड आउट। अब अगर मैं पूछती हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आ भी सकता है 1 मार्क में, इफ आई से नेक्स्ट लिखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तब हम लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। और क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लिखनी है, जिसे हम कहते हैं मॉड में एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, ओनली द मैग्नीट्यूड, इग्नोर द साइन। साइन कौन सा? प्लस माइनस वाला, वो भी माइनस वाला, प्लस तो होता ही है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लास 9th को ये चीज सिखाई जा रही है, आप लोगों को ये नहीं सिखाई। समझ में आ गया? तो हो सकता है आपके पेपर में कोई ना कोई बॉम्बशेल डाल दे, क्योंकि 9th में ये आ चुका है एब्सोल्यूट वैल्यू। समझ में आ गया? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस उन्होंने लिखा हुआ, मॉड लिखोगे। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। ऐसे अगर कहा जाए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आपने वाई, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। इट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट की सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस साइन के साथ लिखना है। ठीक है? इग्नोर द साइन, जस्ट मैग्नीट्यूड, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? नहीं, तब ये होगा, तब उस पे तुम कितना चले हो एक्स पे? 3। ठीक है, आज ही ये बात, ये देखो यहाँ पर मेजर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो वहीं से आपका ऑर्डिनेट बनता है। तो ऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो वही चीज आएगी यहाँ पर। ऑर्डर्ड पेयर होता है, प्लस कार्टेशियन प्लेन है। उसके बाद ये तुमने 9th में वैसे किया होगा, मैंने आपको करवाया होगा, बट स्टिल फिर से एक बार रिविजन कर लो। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्लियर होगी सबको? ठीक है ना? क्या होती है एक्स एक्सिस की इक्वेशन? बताओ, अभी लिखा था, देखो सब कहाँ लिखा था? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0 लिखा था। तो अगर मैं आपको लाइन लिख दूं ना, y इक्वल टू 1, इसके बारे में कुछ पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या दिमाग में आएगी जो एमसीक्यू में बिल्कुल जाके हिट करोगे? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लिखो, y इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ है? ये ना ट्रांसफॉर्मेशन अभी तुम्हें नहीं सिखा रहे हैं, पर 9th में सीरियसली ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहे हैं। ठीक है, कि तुम यहां पे चल रहे थे y इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 1 हुआ तो तुम जंप करके y इक्वल टू 1 पर आ गए। अब तुम्हारी लाइन, तुम्हारी लेन जो है वो +1 शिफ्ट हो गई। आज समझ में आ गया कि पैरेलल लेन में चल रहे हो, कि वो रास्ता बंद है, ऊपर जाकर वो वाली लेन ले लो। अगर मैं y इक्वल टू -1 लिखूंगी तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, ये है y इक्वल टू -1।
बात समझ में आ गई? तो y इज इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो व्हाट अबाउट अगर मैंने लिखा x इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो जब x इक्वल टू सम नंबर होगा ना, दैट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कुछ नहीं होता है, एक नंबर में एक क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट गलत कर देते हैं या ऐसे कुछ भी तुक्का मार के आ जाते हैं, वो एक नंबर के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यूज होंगे। सीरियसली एमसीक्यूज नाइन्थ में आते थे कि x इक्वल टू 1 इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, अब अगर मैंने कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखी होगी, मान लो कि इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। व्हाट इज वन पिक्यूलियर थिंग यू विल से अबाउट दिस क्वेश्चन, कि इसमें तो ये ट्रू है हमेशा। दिस इक्वेशन विल ऑलवेज, दिस लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। ये वाला जहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं होती, व्हेन c इज इक्वल टू 0। ठीक है, द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। जहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं होती है वो लाइन हमेशा 0 0 उसका सॉल्यूशन होता है। तो कल आपको ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन दे देंगे ऐसा कुछ करके, इक्वल टू 0। और ये पेपर में एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, √5x प्लस √6y। इसको एमसीक्यू में सॉल्व करने को कह दिया, तो वहां 10 मिनट लगा के सॉल्व करोगे। डायरेक्टली क्या है कि दोनों ही इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? 0 0 मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे क्विकली। जो क्वेश्चन विद इन सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड, 3 सेकेंड्स में लिखकर आगे बढ़ सकते हो, उसको आप 10 मिनट भी लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? तो आपको ये चीज याद रखनी है, इफ कांस्टेंट टर्म इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन, वहां पर वो 0 0 से पास करेगी ही करेगी। इतना क्लियर हो गया? सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्लियर है, इक्वेशंस लाइन की हमें क्लियर हो गई। अब एक और चीज नहीं सिखाई जाती थी, लिखो एनसीआर आपकी क्लास 9th में ही, पॉइंट वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बहुत यूज होगा, लाइन कट्स वाई एक्सिस। तो जब लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो उसके लिए हमें क्या करना है? वाई को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। और अगर लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस को, तो पुट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब है लाइन ऐसे जा रही है, आपको ये पॉइंट के बारे में पूछा हुआ है और ये तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो वाई 0 होगा। अब ऐसे जा रही है, आपको ये वाले पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, अब एक और चीज इसमें नई टर्म है, सिखा रही हूं, उसको देख लेना, शायद 9th में सीखी भी हो। टॉकिंग अबाउट एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। लिखो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, 9th में तो आ चुका है अब ये, है ना? तो 10th में ये टर्म यूज करने में वो हेजिटेट नहीं करेंगे, बोर्ड हेजिटेट नहीं करेगा, बिकॉज 9th में भी कहीं ना कहीं हम आपको सिखाते ही हैं। समझ में आ गया? तो कुछ नहीं है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, आपने एक्स एक्सिस ली, कोई भी लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करती है, जिस पॉइंट पर कट करती है वो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आ गया? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस। लिखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कहां तक? टू द पॉइंट, कौन से वाला? वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट वेयर लाइन cuts x axis, that is called x intercept। समझ में आ गया? अब लिख लो x इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। x इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बेसिकली डिस्टेंस लिखा है लेकिन हम लोग उसको एज पॉइंट ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। यहां पे डिस्टेंस में नहीं लिखूंगी, जहां पर वो कट करती है लाइन,
एक्स एक्सिस को, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। एक्स कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन कट्स एक्स एक्सिस। बेसिकली डिस्टेंस भी मैं नहीं लिखूंगी, इस चीज को सिर्फ समझाने की बात है कि ये इंटरसेप्ट कट किया लाइन ने। तो अगर उसने कहा -3, तो इसका मतलब वो लाइन इस तरह से जा रही है, ये -3, तो एक्स इंटरसेप्ट माइनस भी हो सकता है। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों, बताओ फिर। पॉइंट वेयर द लाइन कट्स वाई एक्सिस। ठीक है। और अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0, टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? है वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ? पॉइंट, डिस्टेंस फिर मैं नहीं लिखूंगी बिकॉज मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कह रही हूं, वहां कंफ्यूज मत हो जाना। मैं लिखूंगी पॉइंट वेयर द लाइन कट्स एक्स एक्सिस। रिफाइन कर देते हैं इस चीज को। पॉइंट वेयर द लाइन कट्स एक्स एक्सिस। वाई इंटरसेप्ट होगा पॉइंट वेयर द लाइन कट्स वाई एक्सिस। उसका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट लेंगे और हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है। अब वाई इंटरसेप्ट निकालना कैसे है? एक्स को 0 पुट कर दो। एक्स कैसे निकालना है? वाई को 0 पुट कर दो। ये 1 मार्कर क्वेश्चन हमारे ना 9th क्लास में बहुत बार आ चुके हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन और है, राइट डाउन, 9th का ही। नेक्स्ट लिखो रिफ्लेक्शन। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसमें, जो इसमें आ सकता है 9th क्लास का। हाँ बोलो। ये देखना, ये वाला देख, जो पूछ रहे हो वो ये है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी। ठीक है। तो लाइन अगर ये गई, तो ये पॉइंट जहां इस पे जो एक्स होगा दैट इज बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट। प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ये जो पॉइंट है वाई प्लस में होगा ना, मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से चलूं, तो ये जो वैल्यू है इसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो समटाइम्स आपको कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट इज 4। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है लाइन के बारे में, कि वो लाइन 0,4 से पास कर। 0,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट लिखो जो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकता है, दैट इज 1 मार्क के लिए, और लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में भी था। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वैसे तो ये सारे लीनियर इक्वेशंस में हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा दोबारा से इन सब चीजों को हम रिवाइज करते हैं, तो वहां से वी शिफ्ट हियर आल्सो। तो अब लिखोगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ठीक है। 3 तरह की रिफ्लेक्शन आएगी और कोई नहीं आएगी बस। तो अब जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच इज टू से ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्सिस, ठीक है ना, ये वाला कोई भी पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई ले रही हूं, इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया, मतलब मैंने मिरर यहां लगा दिया। पहली चीज तो जो साइंस में हम पढ़ते हैं अबाउट मिरर लाइन रिफ्लेक्शन, वो चीज यहां पर भी ट्रू है, राइट। मिरर लाइन हमेशा क्या होती है? सेंटर प्लेस्ड होती है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रिफ्लेक्शन। मिरर लाइन इज ऑलवेज द सेंटर लाइन, है ना। जो मिरर होता है ना वो सेंटर पॉइंट होता है। तो जो भी हमारी मिरर लाइन है, जो रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ गई? तो इसी हिसाब से अगर हम चलते हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस। तो जितना डिस्टेंस एक्स से यहां पर है, उतना ही डिस्टेंस उसके रिफ्लेक्शन का होगा। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? एक्स कॉमा -y।
So if a point is xy, it is getting reflected in x axis. That means the point becomes x comma minus y. x अपने आप को चेंज नहीं करता, वो y के साइन को चेंज कर देता है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस अपनी वाली एक्सिस है, कहते हैं मैं क्यों चेंज करूं, y को चेंज करना है, तो y का साइन वो चेंज कर देगा, x वही सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? एनी पॉइंट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, वो अपनी वाली एक्सिस में, एक्स एक्सिस किसके लिए सेम होगी, एक्स के लिए, वो उसकी अपनी एक्सिस है, तो वो अपने घर को चेंज नहीं करता, वो दूसरे वाले नंबर को चेंज कर देता है। अगर ऐसे ही एक्स कॉमा वाई होगा, गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, अब बताओ वो यहां जाएगा तो क्या होगा, वो वाई को चेंज नहीं करेगा, वो एक्स को कहेगा कि तुम अपना घर बदलो, वाई सेम। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर हमने लिया x कॉमा वाई गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन, जहां पे ओरिजिन है वहां मिरर रख दिया ये वाले पे, अब ये पॉइंट बिल्कुल ऑपोजिट वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, -x - y। 2020 में बिफोर, जस्ट बिफोर कोविड जो पेपर हुआ था उसमें 1 मार्क क्वेश्चन था ये, और अब के सैंपल पेपर में लास्ट ईयर के ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था फॉर 1 मार्क, पेपर में आ सकता है। और इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस का ही क्वेश्चन मानोगे, मतलब पूरा चीज इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का ही रखोगे। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सबने लिख लिया इतना? ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशंस में भी हम कवर करते हैं, बट स्टिल अगेन रिवाइजिंग, बिकॉज कोऑर्डिनेट के साथ लिंक करोगे, याद भी रहेगा, गलती के चांसेस भी कम होंगे। सो इफ आई से देयर इज अ लाइन x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, ये ना एमसीक्यू भी है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच, चार ऑप्शंस दिए होंगे, आपको क्या लगता है x इक्वल टू a, y इक्वल टू b क्या है, ग्राफ में लाइंस कौन सी होंगी? ठीक है, अब आपको अगर नहीं समझ में आया था उस टाइम पर, आपको मैंने आप समझा दिया, x इक्वल टू ए मतलब कोई ये नंबर होगा, y इक्वल टू बी मतलब कोई ये लाइन होगी। ठीक है, x इक्वल टू ए ये वाली लाइन है, और y इक्वल टू बी ये वाली लाइन है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी ए बी, सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, बस ध्यान रखना, समटाइम्स क्वेश्चन में फ्लिप कर देते हैं, बिकॉज ये हमारे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो बाय द टाइम मार्च आएगा ना या फेब आएगा, कट्टा हो चुका होगा, हम लगेंगे इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग। बताओ इसको, क्वेश्चन को अगर मुझे मुश्किल करना है, और हुआ भी था, उन्होंने क्या किया, x इक्वल टू बी कर दिया, y इक्वल टू ए कर दिया। बोर्ड पेपर में ना इतना ध्यान रखना, x इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू ए कर दिया, तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ना बी ए हो जाएगा। कहीं लिख देते हैं x इक्वल टू 3a, वाई इक्वल टू 2b। ठीक है, और ऑप्शन में हमारे लिए 2a 3b मार्क करना भी उतना ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। बात समझ में आई? समटाइम्स दे विल राइट x अपॉन 3 इक्वल टू a, y अपॉन 2 इक्वल टू b। अब बताओ जी, ग्राफ में ये कौन सी लाइंस हैं? x इक्वल टू 3a, y इक्वल टू 2b। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और कंफ्यूजिंग उतने ही हो चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालने वाला ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया था, और वहां पे गलत हुआ है बच्चों। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस व्हेन, क्या कंडीशन होगी कि ये लाइन पैरेलल हो जाए x एक्सिस को? x जीरो नहीं होता, प्रॉब्लम तो एक है, x तो वेरिएबल है। फिर सोच लो, लाइन को पैरेलल करना है, तभी मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट में करवा रही हूँ, वहां पर नहीं करवाया था ना। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, पैरेलल करना है एक्स एक्सिस को, तो किसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है? वाई को। ओरिजिन से पास कैसे करेगी बेटा, पैरेलल लाइन कैसे ओरिजिन से पास कर जाएगी बता?
वो कुछ और था ना, ध्यान दे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बोलो तो सही, नींद में जग नहीं है हम लोग, अच्छी बात है। देखना वाई एक्सिस है ये, ठीक है। तो ये वाई है और ये एक्स है। तो जब उसको पैरेलल होना है एक्स को, मतलब उसे वाई को ही कट करते हुए जाना है, एक्स को कट नहीं करना। तो ये टर्म नहीं होनी चाहिए। अब इस टर्म को ना होने के लिए ना, एक्स को जीरो नहीं करना, हमेशा कोएफिशिएंट को जीरो करना। तो दिस इज योर कंडीशन फॉर द लाइन टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए शुड बी इक्वल टू जीरो। कोएफिशिएंट को जीरो करते हैं, तभी सिंगल इक्वेशन को अगर y इक्वल टू 4 लिखा है ना, तो मैं 0x प्लस 1y इक्वल टू 4 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, एवरी लाइन इन सिंगल वेरिएबल कैन बी कन्वर्टेड टू टू वेरिएबल्स। सिंगल पॉइंट हमने नंबर लाइन ली, उसको मैं टू वेरिएबल्स में 2D में लेकर आ रही हूँ, फिर मैं 3D में लेकर आऊंगी, 3 एक्सिस में, वो चीज है ये। ठीक है। सो एवरी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब कोऑर्डिनेट में ना लाइंस की बात की जाती है हमेशा, कि पैरेलल बनी, यहां बनी, और हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो इसीलिए चीजें दोबारा से करवाती हूँ, कि वहां पर रट्टा नहीं लगा था ना, तो यहां पर रट्टे मार, समझ लो उस चीज को। ठीक है। तो अब ऐसे ही होगा, इफ इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, पैरेलल करना है वाई एक्सिस को। तो क्या करोगे, देखो आप वही बनाओगे ना, पैरेलल करना, वाई एक्सिस बनाकर उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। बेचारी एक्स को तो इंटरसेक्ट कर रही है, वाई को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट ऑफ वाई जो है वो हमेशा जीरो हो। कोएफिशिएंट ऑफ वाई विल बी इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्यों लिखा कोएफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, मैंने बी इक्वल टू जीरो के साथ क्यों ऐड किया? हाँ, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन आएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई, और वहां पे बी होगा नहीं, और मैम को बोलोगे मैम ये तो बी में है ही नहीं, क्या करें? तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वाई की बात हो रही है। बात समझ में आ गया? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बी, मैं कोएफिशिएंट ऑफ वाई पे क्यों आ रही हूँ? बिकॉज वहां पर कोएफिशिएंट वाई के साथ कोई भी टर्म होगी, ए बी सी डी कुछ भी लिखा होगा, आपने वहां लिखना है। समटाइम्स दे विल माइट से इट लाइक दिस ऑल्सो। अब बताओ, लाइन पैरेलल टू बाय एक्सिस किया मैंने, तो तब भी हम ए इक्वल टू जीरो बोलेंगे। बात समझ में आ गई? मेरे बात का मतलब समझना, लिटरली मैम ने ए कहा था वो नहीं जाना है, दिमाग लगाकर देखना है कि मैं किस चीज को जीरो की इक्वल कर रही हूं। अब तुम्हारे वाले क्वेश्चन पर आएंगे जो तुमने आंसर दिया था, कि ये लाइन passes through origin when this line passes through origin, क्या होना चाहिए फिर? कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? सी। क्या लिखोगे? सी इक्वल टू जीरो। इसको तो वेरीफाई करना भी बड़ा आसान है, कि अगर ओरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आपने a इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो का सी तो वैसे ही बड़ा जीरो आ गया। इस चीज को तो हम थोड़ा दिमाग लगाकर डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो किसी भी लाइन का किसी पॉइंट से पास करने का मतलब है वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन है, उसकी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये तो हम पढ़ते ही जा रहे थे, हमने नाइन्थ में भी टेंथ में भी ये सब किया है। इतना क्लियर हो गया? इंटरसेप्ट की बात होगी, परपेंडिकुलर की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हमारी क्लास टेंथ की कोऑर्डिनेट पर। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है, we spoke about distance of point from x axis, distance from y axis, है ना? हमने ये चीज निकाली कि चलो किसी भी पॉइंट का x से डिस्टेंस निकालना है, आपने निकाल लिया। किसी भी पॉइंट का y से निकालना है, आपने निकाल लिया। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में ना, या हर बार तो कोई आइडियली प्लेस नहीं है ना, कि हमेशा x से दूर निकालना है, हमेशा y से निकालना है। ठीक है, दिस इज x ओरिजिन, x डैश, y ओरिजिन, y डैश। ठीक है। तो एक पॉइंट मान लो ये मैंने 1 और 2 लिया है, तो ये कौन सा पॉइंट है? 2, 1 है। ठीक है। अच्छा, मैं कहती हूँ इसका x से डिस्टेंस कितना है? कितने डिस्टेंस पर है? 1 यूनिट। y से कितने डिस्टेंस पर है? 2। निकाल लोगे। अब ये पॉइंट मान लो मैंने ये लिया, क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ? ये 3, 4, 5, 6 है ना? और फिर कितना आ गया? 4, 6, 4 है। इसका x से डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट्स। 1, 3 है, चलो 3 ले लो, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बेटा 3। ये 3 है। तो इसका x से डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स। y से डिस्टेंस कितना है?
लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि एक पॉइंट ये ए था, एक पॉइंट ये बी है, इनका आपस का डिस्टेंस क्या है? ठीक है, तो हमारी कोऑर्डिनेट का अब सबसे पहला क्लास 10th का जो फॉर्मूला होगा, दैट इज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लिखो, वी आर फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, हम जिगजैग करके नहीं चल रहे हैं, ना ही कोई टर्न ले रहे कि पहले यहां से गए फिर मुड़ गए फिर वहां से गए फिर मुड़ गए, हम लोग स्ट्रेट कनेक्ट कर रहे हैं। एरियल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। कभी गूगल मैप ओपन किया हो ना, तो पहले आपका वो डिस्टेंस एरियल बनाता है, जब आप उसको फर्दर ओपन करते हो देन दे शो यू द रोड डिस्टेंस। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, कैसे दिखाया जाएगा? एक पॉइंट है ए x1 y1 और दूसरा है बी x2 y2। डेरिवेशन अभी मैं फिलहाल छोड़ दूं, तुम्हें याद कैसे करना है इसको? बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है, तुम्हें ये हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। ठीक है, डेरिवेशन देखो, यहां तक डिस्टेंस तुमने खुद का है 2 है, और यहां तक डिस्टेंस तुमने खुद का है 6 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 4 हो गया। यहां तक डिस्टेंस तुमने कहा है 1 है, और ये तुमने पूरा खुद मुझे कहा मैम ये तो 3 है, यहां से लेकर यहां तक का, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 2 हो गया। तो तुम पाइथागोरस थ्योरम ही लगा रहे हो। ठीक है, अब ये कैसे याद करना है? हर बार तो नहीं समझोगे डेरिवेशन, तो तुम्हें क्या करना है, जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो। ठीक है, अब फॉर्मूला ना लिखा जाता है x2 माइनस x1, बिकॉज भी से हमने x2 को बाद में लिखा होगा, है ना? तो फॉर्मूला जो आता है वो आता है x2 माइनस x1, इसका कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, फिर जैसे हमने एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया है ना, वैसे ही, मतलब जिसका एक्स पहले लिखा है ना, उसी के वाई को पहले लिखना है। कोऑर्डिनेट में मैं क्यों समझाऊंगी, बिकॉज दिस हेयर इट विल नॉट मैटर, बट इन अदर क्वेश्चंस दैट ऑर्डर विल मैटर। आगे पढ़ोगे ना, जब भी कोऑर्डिनेट आगे 11th में 12th में या कुछ भी करेंगे, ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है, कि जिस पॉइंट को एक्स मान ले रहे हो ना, उसी के वाई को y1 लेना है, ये नहीं कि कुछ भी ले लिया। यहां नहीं बनेगा बिकॉज स्क्वायर कर रहे हैं। 2 - 1 किया 1 आता है, या 1 - 2 किया, -1 के स्क्वायर में भी 1 नहीं आना है। मैंने 4 - 6 किया, कितना होता है बच्चों? -2। अगर मैंने 6 - 4 किया, कितना होता है? 2। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन जब मैं इनको स्क्वायर कर दूं, कोई फर्क है? -2 के स्क्वायर में और 2 के स्क्वायर में, सब 4 पे पहुंचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर हो रहा है इसलिए फर्क नहीं है, लेकिन एक अपने बात अपने दिमाग में रख लेना कि कोऑर्डिनेट में ऑर्डर मैटर करता है, कि जिसको x1 लिया है उसी को y1 ले लेना, अच्छा भी लगता है और चलेगा भी ऐसे ही काम आगे। ठीक है, इन दोनों को कर देना प्लस, क्योंकि हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, तो बीच में प्लस आएगा, कभी माइनस नहीं लगाना, और फिर ले लेना स्क्वायर रूट। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमारा पहला फॉर्मूला फॉर coordinate geometry to find distance between two points A and B। ठीक है, अब ये तो हमने डिस्टेंस का है, मैंने तुम्हें कहा ये A पॉइंट है और ये B है, तो इसको ना एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं अगर ज्योमेट्री में आ जाए तो? लाइन सेगमेंट। तो कभी मैं कहूं नहीं नहीं डिस्टेंस नहीं निकालना, मुझे तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बता दो, तो बता पाओगे? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट वही फॉर्मूला लगेगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। कि ट्रायंगल की प्लेसमेंट मैंने तुम्हें बता दी, एक ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है, सी पॉइंट यहां पर है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं डिस्टेंस तो मुझे नहीं पता, मुझे तो लेंथ ऑफ ए बी बताओ, तो क्या मैं कुछ और बोल रही हूँ? उसी सेम चीज उसी सेम फॉर्मूला को किसी और वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एप्लीकेशन में इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए। 2 मिनट में छोड़ ही दूंगी 6:15। कौन सी क्लास है वो? जाओ, तो मैम से थोड़ा टाइम शिफ्ट करवा लो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिख लो, अभी 2-3 मिनट रहते ही हैं। मेरा आवाज आ गया, बोल। ठीक है, सो अब ये फॉर्मूला ना विल वर्क इररिस्पेक्टिव पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, पॉइंट वाई एक्सिस पर है। अगर आपने डिस्टेंस फ्रॉम एक्स निकालना है तब भी आंसर आपका सेम आएगा, कभी कुछ डिफरेंट नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो कहीं भी अप्लाई हो सकता है। तो लिखो पहली चीज तो, क्वेश्चन एक दो ही करने हैं, लिखो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1, 7 एंड 2, 4, बस।
कुछ नहीं करना होता तुमने, सिंपल तुम्हें आज यही करवा रही हूँ, डिस्टेंस निकालना। कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे, एक दिन और डिस्टेंस फॉर्मूला पे लगा लेंगे, ऑलमोस्ट हमारा काम पूरा हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला का। फिर आएगा सेक्शन फॉर्मूला, फिर थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और डिस्टेंस इन वाले कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस तो पेपर में आते ही है, मतलब। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स का है ना, पहला काम जो मैं हमेशा करती हूँ ना, हमेशा पॉइंट्स को नाम देती हूँ कि इसको लिया ए और इसको लिया बी। एक तो ना विजुलाइज करना आसान है, अगर मोर देन 2 पॉइंट्स है तो पता है कि आपने ए बी ले लिया, बी सी ले लिया एंड ए सी ले लिया, ठीक है। सो ऑलवेज डू लाइक दिस। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, आपने ए बी लिखा, अब मैं 1 - 2 का होल स्क्वायर कर रही हूँ और मैं 7 - 4 का होल स्क्वायर करूंगी, ठीक है। वो भी ठीक है। अगर 2 - 1 किया है तो मैं 4 - 7 करूंगी, दैट इज ऑल्सो फाइन। सो 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस कहाँ है तो यहां पर यूनिट्स लिख देना, इसका आधा नंबर कट हो जाएगा। समझ में आ गई बात है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 10 नंबर है, पता है 3.162 कुछ होता है, तो ये हमारा आंसर है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब ऐसे ही लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -5 7 एंड 1 - 1, 3। फिर से ए बी नाम दे दिया, पी क्यू नाम दे दो, अच्छा लगेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगी। और 9th की बुक से हम तुम्हें क्वेश्चंस करवाएंगे, बिकॉज वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला है। तुम बचे हो कि नहीं बचे हो ये बताओ भाई, ठीक है। सो 9th में दे हैव डिस्टेंस फॉर्मूला, तुमसे ज्यादा ही जानते हैं, तुमसे कम नहीं जानते हम 9th वाले बच्चे। तुम उनकी हेल्प करोगे, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, साथ में बैठा होगा ना, सोचेगा तू गलत कर रहे हो, इसका आंसर तो ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का, सीरियसली, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्वेश्चन। तो मैं ना क्वेश्चन देती हूँ जो इस पे एक्चुअल था, राइट, विच वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट। समझ में आ गया क्या होगा आंसर, ठीक है। अब मैंने माइनस किया, बेसिकली मैं डिफरेंस निकाल रही हूँ, -5 -1 का डिफरेंस मुझे पता है -4 होता है, ठीक है ना। और 7 और 3 का डिस्टेंस मुझे पता है 4 होता है, डिफरेंस निकाल रही हूँ, है ना। तो आपने लिखा होगा -5 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3। पहले बिल्कुल यही सब काम करोगे, उसके बाद डायरेक्टली यहां पहुंच जाओगे। We're basically finding difference between the two. -5 -1 का डिफरेंस इज -4। आइदर वे +4 भी आ सकता है, वहां पे 3 - 7 हो जाएगा, -4 होगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, एंड आंसर विल बी 4√2 यूनिट्स। समझ में आ गया, इट विल बी 4√2 यूनिट्स। अब एक और लिखो, अगर मान लो मुझे डिस्टेंस निकालना है इन पॉइंट्स का, कुछ इस तरह से पॉइंट्स दिए, ठीक है। सो इट सेज -8/5, 2, 2/5, 2। आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, -8/5, 2, 2/5, 2। तो हम क्या करेंगे, -8/5 -2/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट मतलब एक लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई भी 2 है, एक्स भी, दोनों में वाई 2 है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। तो अगर y2 यहां पर था, बस एक पॉइंट यहां हो गया, दिस इज -8/5 ऐसे आ गया, और ये इधर से 2 है, ठीक है। सो आंसर विल बी 4, 4 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, आंसर आंसर 2 होगा, 2। समझ में आ गया, फ्रैक्शंस में भी हो तो वही सेम रूल से माइनस करना है। एक और लिख लो,
तो कुछ इस तरह से अगर दिया हो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2a, 6a एंड 2a+√3a, 5a, तो ये सिंगल पॉइंट है, समझ में आ गया ना, इरेशनल नंबर वाला पॉइंट दिया हुआ है 2a+√3a, 5a। क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे। तो 2a, इसको a लिख दिया, इसको b या p क्यू लिख दो, 2a+√3a-2a। अच्छा, मैंने अब सेकंड वाले पॉइंट को पहले क्यों लिखा, मैंने 2a माइनस क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि आपकी बाइनोमियल टर्म बाद में आएगी, वो ध्यान रखना होगा, साइन प्लस माइनस है ना। तो आसान क्या था कि इसको पहले लिखकर फिर ये माइनस किया, तो आई वर्क एज पर माई कन्वीनियंस। समझ में आ गई। इसका होल स्क्वायर किया, +5a-6a का होल स्क्वायर किया, और ये आ गया अंडर रूट में। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 3a² + a² का अंडर रूट, क्या होगा आंसर, 4a² अंडर रूट, और आंसर क्या होगा, 2a यूनिट्स। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बात समझ में आ गई, चलो जाओ।